जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ के। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के क्लास के अंदर हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें आप हमारे भारत देश में जो इमरजेंसी का पीरियड था ना, उसी के बारे में समझना है। ठीक है, उसके अंदर आपकी राजनीति क्या चली थी, वही चीज़ें हमें जो है समझना है। इसके अंदर टोटल जो है हम लोग आपका 3 टॉपिक जो है मेन तौर पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड टू इमरजेंसी के बारे में समझेंगे, जिसके अंदर बेसिकली आपका इमरजेंसी क्या रीजन क्या था, मतलब क्या बैकग्राउंड था, क्या कहानी चल रही थी इमरजेंसी लगने से पहले, जिसमें हम देश के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, आपके गुजरात एंड बिहार मूवमेंट की कहानी को समझेंगे, एंड जुडिशरी के साथ समय गवर्नमेंट जो थी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या थे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये सब समझने के बाद हम आएंगे बैकग्राउंड टू इमरजेंसी के बाद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी पे, कि जब आपका डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ तो उस समय क्या क्या चीजें हुई, क्या क्राइसिस हुई, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स था, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, हमें क्या लेसन सीखने को मिलते हैं इमरजेंसी से। एंड लास्ट में हमें जो है इमरजेंसी के बाद की पॉलिटिक्स समझना है, यानी जो आपका 1977 का इलेक्शन था लोकसभा का, वही इसमें समझना है। ठीक है, तो इसमें से हम बैकग्राउंड टू इमरजेंसी वाला पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो होगा वो पार्ट 2 में कवर करेंगे, एंड पार्ट 3 में जो है आपका पॉलिटिक्स आफ्टर इमरजेंसी वाला हिस्सा कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बैकग्राउंड टू इमरजेंसी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम अभी तक इतना तो पढ़ चुके हैं कि आपके जो 1967 की जो पॉलिटिक्स थी उसके रिलेटेड चीजें पढ़ चुके हैं, राइट। जिसमें हमने देखा था, लास्ट चैप्टर में ही हमने देखा कि कैसे इंदिरा गांधी जो थी वो एज अ टॉवरिंग लीडर, जिनकी पॉपुलैरिटी न जाने कितने ज्यादा बढ़ गई थी, वो इमर्ज हुई थी। ठीक है, ये वो पीरियड था आपका ना 1967 के आसपास का, या इमरजेंसी से पहले का पीरियड हम कह सकते हैं। ये वो पीरियड था कि आपकी जो पार्टी कंपटीशन थी, जो पहले मतलब कंपटीशन तो थी, बट आप बीच में होता है ना कि ज्यादा मतभेद नहीं था उनके बीच में, ज्यादा बिटरनेस नहीं थी, कड़वाहट नहीं थी। बट जैसे जैसे आपका टाइम बीत रहा था 1967 से आगे जब हम बढ़ रहे थे, 1967 के आप 1971 के आस के पास की बात कर लें, तो ये जो पार्टी कंपटीशन था धीरे धीरे क्या होता बिटर होते जा रहा था। ठीक है, इस पीरियड में अभी जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, मतलब माफ करिएगा, हाँ, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखे जा रहे थे। क्या कॉन्फ्लिक्ट था? सुप्रीम कोर्ट जो रहती थी वो कहती थी कि जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कर रही है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, वो वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी जो थी, यानी जो गवर्नमेंट जिस रूलिंग पार्टी थी, वो क्या कर रही थी, उसका यह कहना था कि कोर्ट जो है भैया वो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम कर रही है, वो जो है एक कंजर्वेटिव मैनर में, मतलब पुराने विचारों पे काम कर रही है, ना कि नए विचारों पर। ये जो है जो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रही है, उनके बीच में ऑब्स्टिकल चले हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट था, जुडिशरी थी, एक तरफ आपकी गवर्नमेंट थी। ये इसको बोलते कि ये हमारा काम नहीं करने दे रही, ये इसको बोल रहे थे कि ये हमारा काम नहीं करने दे रही थी। ये सब चल रही थी आपकी बैकग्राउंड की इमरजेंसी वाले टाइम में। ठीक है, इसी में आपकी क्या कह सकते हैं कि द पार्टीज अपोज टू द कांग्रेस, यानी जो पार्टी कांग्रेस के अपोजिशन में थी, दे फेल्ट दैट की जो पॉलिटिक्स था ना अब वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड बनते जा रहा था, एंड जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी थी वो अब पर्सनल अथॉरिटी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं बैकग्राउंड टू इमरजेंसी में इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की, क्या देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी। तो देखिए, आपको याद होगा लास्ट ही चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1971 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से, या कह सकते हैं इंदिरा गांधी की तरफ से, एक बहुत बड़ा स्लोगन दिया गया था, जो आई थिंक आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे। वो क्या था कि गरीबी हटाओ का स्लोगन। ठीक, अब हुआ क्या, जब इलेक्शन आपका बीत गया तो स्लोगन तो दिया था गरीबी हटाओ का, बट इन रियलिटी हुआ क्या, इलेक्शन के बाद ये जो आपकी गरीबी थी ना, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन थी देश की, ये बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई। ठीक है, क्या हुई, डिड नॉट इम्प्रूव मच आफ्टर 1971-72। इसी दौरान हम जानते हैं कि हमारे जो था बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर देखने को पड़ा था, राइट। और इस वॉर में क्या हुआ था कि जब क्योंकि यूएस गवर्नमेंट उस समय जो थी
वो क्या थी, पाकिस्तान का ज़्यादा सपोर्ट करती थी। तो इस वॉर के चक्कर में उन्होंने हमारी जो एड वगैरह देती थी, सहायता प्रदान करते थे, वो भी उस समय यूएस ने रोक दिया था। ये कंडीशन चल रही थी उस समय। उसके बाद क्या हुआ था कि आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट ऑयल थी ना, उसमें ऑयल की प्राइजेस जो थी वो क्या थे, धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। अब जब ऑयल प्राइजेस बढ़ती है ना, तो उससे क्या है, सभी चीज़ों के प्राइस क्या है उससे रिलेट करते हैं। बिकॉज एक दूसरी जगह से दूसरे जगह क्या है, पहुंचते कैसे है, ट्रांसपोर्ट से पहुंचते, ट्रक वगैरह से पहुंचते हैं। ट्रक में क्या लगता है, ऑयल लगता है। जब ऑयल का प्राइस बढ़ेगा भैया, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट खर्चा बढ़ेगा तो वहां से एक जगह से दूसरे जाने का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा, तो क्या होगा, कमोडिटीज के प्राइस भी बढ़ेंगे। यानी इन्फ्लेशन जो था ऑयल से यहाँ कैसे इफेक्ट हो रहा था, तो वो भी आपका चीजें हो रहा था, राइट। सो प्राइजेस जो थी आपकी इंक्रीज बाई 23%, या कह सकते हैं 1971 के बाद से 1974 के बीच में 30% कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए थे। यानी अगर कोई सामान आपका 100 रुपए का मिल रहा था, तो 1974 में जाते जाते क्या हो गया था, 130 रुपए का बढ़ गया था। ठीक है। सच अ हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट मच हार्डशिप टू बेसिकली कॉमन पीपल के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। ठीक। ये थी अब हमारे देश की उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर आपका कह सकते हैं इमरजेंसी वाले पीरियड के। ठीक है। इस समय जो इंडस्ट्री का ग्रोथ भी था ना, वो भी बहुत लो था। यानी इंडस्ट्री का ग्रोथ वगैरह पे ध्यान नहीं दिया जाता था, ग्रोथ तो था ही नहीं एक तरह से। और जब इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी तो भैया कितने लोग को आप गवर्नमेंट नौकरी दोगे। ठीक है। कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर जब थी ही नहीं वहां पे, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था भैया वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, पार्टिकुलरली आपके रूरल एरियाज में। ठीक। अब हुआ क्या, जब इतनी चीजें सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा था, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं था, तो सरकार ने क्या किया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे ना, उनको सैलरी ही मतलब उनकी फ्रोज कर दी। ठीक है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अपना खर्चा कम करने के लिए ये कंडीशन आ गई थी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी को ही रोक दिया गया था। ठीक है। तो जब सैलरी रुक गई थी, तो इससे लोगों के बीच में और ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन क्या था, क्रिएट हो गया था। ये था हमारे देश का इकोनॉमिक कंडीशन। आप सोच सकते हैं कि मतलब कभी, आई थिंक मैं तो जब से हूँ तब से आज तक नहीं सुना कि कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी रोक दी गई हुई इतनी कंडीशन के लिए। लेकिन उस समय ये कंडीशन आप सोच के देखिए कि क्या हालात रहे होंगे देश के अंदर, लोगों के बीच में क्या चीजें चल रही होंगी। ठीक है। ये सब चीजें चल रही थी। उसके बाद मानसून जो था फेल हो गया। और जब मानसून फेल होगा तो क्या होगा, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी डिक्लाइन होगी। ठीक है। तो उससे क्या था कि फूड ग्रेन आउटपुट जो था वो लगभग 8% क्या था भैया, घट गया था। ठीक है। ये यानी पूरे देश में इन सब चीजों की वजह से एक जनरल एटमॉस्फेयर बन गया था डिससेटिस्फेक्शन का विद द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इन सब कॉन्टेक्स्ट में जब इतने लोगों के बीच में दिक्कतें चल रही थी, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टी थी, ये तो जानी बात है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखा। उन्होंने क्या किया भैया, नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज ने पॉपुलर प्रोटेस्ट क्या किया, ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। इसी में स्टूडेंट्स जो थे हमारे देश के, उन्होंने भी शांत नहीं रखा। दे ऑल्सो स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस हाई इंक्रीज इन द कमोडिटीज प्राइस, या कह सकते हैं इकोनॉमिक जो कंडीशन चल रही थी देश की। ठीक है। उसी में आपके जो नक्सलिट होते हैं, ठीक, या कह सकते हैं कि आपके जो मार्क्सिस्ट ग्रुप होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या थी, बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। स्पेशली आपके वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने टुक स्ट्रिंगेंट मेजर्स टू सप्रेस हिम। यानी ये कंडीशन थी। क्या क्या कंडीशन थी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की, अगर हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं। पहला था कि स्लोगन दिया बट इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इंप्रूव नहीं हुई। दूसरा क्या था कि जो आपका बांग्लादेश का इशू हुआ, पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, उसने भी क्या किया, बहुत ज्यादा बर्डन डाला हमारे देश के इकोनॉमी पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस गवर्नमेंट ने जो सहायता प्रदान करती थी, जो एड देती थी, वो देना बंद कर दिया। आपकी इंटरनेशनल मार्केट की ऑयल प्राइजेस जो थी वो बढ़ गए, तो इससे क्या हुआ, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए, इतने 30% तक बढ़ गए। ठीक है। इतना हाई इन्फ्लेशन हो गया। गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए अपने खुद के एम्प्लॉय की सैलरी फ्रोज कर दी। इंडस्ट्री ग्रोथ ना होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एंड मानसून भी फेल होने की वजह से क्या हुआ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो सब डिक्लाइन हो गई। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जाकर सरकार को क्या था, इमरजेंसी लगानी पड़ी। अब इसी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है आपका गुजरात एंड बिहार मूवमेंट, जो हमने इसे स्टूडेंट की बात की ना, अनरेस्ट की, यही था। तो गुजरात एंड बिहार मूवमेंट दोनों जगह क्या था, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हुआ। बाद में उसको अलग अलग पार्टी के लीडर आके ज्वाइन किए, जो कि फिर आपका एक नेशनल लेवल पे बढ़ गया।
पहले गुजरात की बात करते हैं, गुजरात मूवमेंट आखिर क्या था। तो हुआ क्या है कि जनवरी 1974 को गुजरात के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने राइजिंग प्राइजेस के खिलाफ क्या किया, एजिटेशन स्टार्ट किया। अगेंस्ट जो करप्शन उस समय चल रहा था उसके खिलाफ क्या किया, एजिटेशन जो है स्टार्ट तो उन्होंने किया। बट क्या हुआ कि इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेटर जो आपकी मेजर अपोजिशन पार्टी थी ना, वो भी क्या हुई, उसको ज्वाइन करने लगी। और कंडीशन इतनी वर्स हो गई कि पूरे स्टेट में जो था प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना पड़ा। तब जब रूल इम्पोज हो गया तो अपोजिशन पार्टीज ने क्या किया, सरकार के खिलाफ कहा कि इसको हटाओ। मतलब सरकार तो हट गई, प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज हो गया। उन्होंने अब डिमांड फ्री सिलेक्शन की डिमांड करने लगी। उस समय मोरारजी देसाई जो थे, जो कांग्रेस लोगों के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने इंडिपेंडेंट फास्ट तक की क्या की घोषणा कर दी कि जब तक चुनाव नहीं कराओगे तब तक मैं क्या हूंगा, इंडेफिनिट फास्ट पे रहूंगा। ठीक है। सो इन सब प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इंटेंस प्रेशर सपोर्टेड बाय दी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, असेंबली इलेक्शंस क्या के गुजरात में कराए गए थे जून 1974 में। एंड कांग्रेस जो थी, यहां ध्यान देने वाली बात है, कांग्रेस जो थी इट वाज डिफीटेड इन दिस इलेक्शन, राइट। अब हम बात करते हैं बिहार। बिहार मूवमेंट में कुछ ऐसा हुआ था, बट ये क्या था, और ज्यादा पूरे नेशनल लेवल तक फैल गया था। गुजरात तो क्या था, ये फैल के मतलब ठीक ठाक हो गया, इलेक्शन करा दिया, सब चीजें हो गई। बट बिहार मूवमेंट क्या था, बहुत ज्यादा फैल गया था। इसको समझते हैं। तो ये भी क्या था, जैसे आपको गुजरात मूवमेंट जो था जनवरी 1974 में स्टार्ट हुआ, बिहार मूवमेंट जो है मार्च 1974 में स्टार्ट हुआ, जिसमें स्टूडेंट पूरे बिहार से क्या हुए, एक साथ जुटे एंड प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट सेम रीजन जो आपका राइजिंग प्राइजेस था। अब हुआ क्या यहाँ पे, कुछ दिन बाद प्रोटेस्ट में जब उन्होंने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो उन्होंने एक बहुत बड़े मतलब कह सकते हैं प्रोमिनेंट लीडर जो जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था, जो समय मतलब सोशल वर्क में रहते थे, उनको मतलब इनवाइट किया गया कि आप जो स्टूडेंट मूवमेंट है उसको क्या करिए, आगे बढ़ाइए, लीड करिए। ठीक है। तो उन्होंने मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया, बट कुछ कंडीशन रखी। कंडीशन ये था कि ये जो मूवमेंट होगा ना, ये नॉन वायलेंट होगा एंड ये सिर्फ बिहार तक लिमिट नहीं रह जाएगा, मतलब पूरा नेशनल मुद्दा बनाना चाहते थे इस मूवमेंट को वो। ठीक है। जयप्रकाश नारायण जो थे, उन्होंने सिमिलर जैसे गुजरात में डिमांड किया गया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए, यहाँ पे क्या हुई, डिमांड उठी कि कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए बिहार में। ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, सीरीज ऑफ बंद किए गए, घेराव, स्ट्राइक, जो भी आप कह लीजिए, मतलब सब चीजें की गई। ठीक है। वे आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिहार गवर्नमेंट। बट यहाँ पे गुजरात में तो क्या था, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया गया, फिर इलेक्शन करा के आपका वो नए सरकार बन गए। बट यहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट ने रिजाइन करने से रिफ्यूज कर दिया। तो रिफ्यूज जब कर दिया तो हुआ क्या, द मूवमेंट वाज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस नेशनल पॉलिटिक्स। जैसे बताया, नेशनल पॉलिटिक्स को क्या किया, धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट की। जयप्रकाश नारायण जो थे, वो जैसे कंडीशन में हमने देखा कि वो चाहते थे ये जो मूवमेंट हो रहा है ये सिर्फ बिहार तक सीमित ना हो, वो क्या हो, पूरे देश तक जाए। एंड वो धीरे धीरे होने भी लगा था। सो अलोंग साइड द एजिटेशन लेड बाय जयप्रकाश नारायण, ये तो आपका चल ही रहा था। अब चलते चलते क्या हुआ कि जो रेलवे के एम्प्लॉयज थे ना, उन्होंने क्या किया, नेशन वाइड स्ट्राइक घोषित कर दिया। आप सोचिए, मतलब रेलवे कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारे देश के अंदर, कितने सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का, राइट, काम करता है। और वो रेलवे क्या हो, कह दे कि हम जो है काम ही नहीं करेंगे, उनके पूरे कर्मचारी जो स्ट्राइक घोषित कर दें, तो देश का क्या हालात होगा। ठीक है। सो जेपी लेड अ पीपल मार्च द पार्लियामेंट। अब इसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रैलीज एवर, जो जयप्रकाश नारायण ने ये किया था अपना रैली। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय नॉन कांग्रेस अपोजिशन। तो पहले स्टूडेंट आए, स्टूडेंट ने जेपी नारायण को इनवाइट किया, उन्होंने साथ मिले। फिर बाद में जब बढ़ता गया तो क्या हुआ, नॉन कांग्रेस अपोजिशन भी आके इसमें मिल गया। ठीक है, जैसे भारतीय जनसंघ वगैरह और सब पार्टी आगे इसमें मिल गए। ठीक है। अब ये आपका, ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, हाउएवर देयर वेर मैनी क्रिटिसिज्म अबाउट हिज आइडिया। जो जयप्रकाश नारायण का जो आइडिया था ना, बहुत क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। क्यों था, ये जो सब चल रहा था ना, इसको मतलब लोगों की तरह, लोगों की परेशानी जो झेल रहे थे उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लोगों को ये चल लग रहा था ये प्रोटेस्ट जो है, ये क्या है, इसको एंटी कांग्रेस देखा जा रहा था कि एक लोगों की दिक्कतें की वजह से नहीं हो रही, बल्कि क्या है, कांग्रेस को हटाने के लिए एंटी कांग्रेस मूवमेंट चल रहा है। इंदिरा गांधी को बदनाम करने के लिए उनके अगेंस्ट किया जा रहा है।
ठीक है, उनको विश्वास दिलाया जा रहा कि शी बिलीव दैट द मूवमेंट वाज मोटिवेटेड बाय पर्सनल अपोजिशन टू हर। ठीक है, रेलवे स्ट्राइक की कहानी दे रखी है। वैसे आप सोचिए, आप खुद सोचिए व्हाट वुड हैपन आज के दौर में। आप सोच के रखिए कि रेलवे क्या हो, आज मान लीजिए ट्रांसपोर्ट वगैरह रेलवे के अलावा रोड वगैरह बन गए हैं, बट उस समय रोड नहीं थे, रेलवे मेजर काम करता था। उस समय सोचिए क्या हालात हुए होंगे देश के कि रेलवे जब काम करना ही बंद कर दे, वो भी एक नहीं दो नहीं बल्कि मोर देन अ वीक। ठीक है, ऑफ कोर्स मेनी पीपल वुड बी व्हाट इनकन्वीनियंस्ड, बट मोर देन दैट इकोनॉमी ऑफ द कंट्री जो होगी पूरी तरह से ठप पड़ जाएगी भैया, क्योंकि गुड्स जो है उस समय रेलवे का मेन रोल होता था। तो क्या होता है, जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होंगे तो इकोनॉमी क्या होगी, ठप पड़ जाएगी। ठीक है, एंड डू नो दैट ये एक्चुअली में हुआ था। तो हुआ क्या था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो थी रेलवेज मैन स्ट्रगल, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा चलाई जा रही थी, उन्होंने क्या किया, नेशन वाइड स्ट्राइक का घोषणा कर दिया। मतलब उनके सारे एम्प्लॉय क्या होंगे, ऑफ द फॉर प्रेसिंग देयर डिमांड रिलेटेड टू बोनस एंड सर्विस कंडीशन। गवर्नमेंट जो थी वो जाहिर सी बात है was opposed to this demand, so the employees of India's largest public sector undertaking went on strike in May 97। यानी एक तो आपका जनवरी में गुजरात मूवमेंट हुआ, उससे पहले इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही थी। मार्च में अभी क्या हुआ, बिहार मूवमेंट चल ही रहा है, तभी रेलवे के भी आगे उन्होंने घोषणा कर दी भैया स्ट्राइक की मई 1974 में। द स्ट्राइक बाय रेलवे एम्प्लॉयज एडेड टू द एटमॉस्फेयर ऑफ लेबर अनरेस्ट। It also raised issues like what? Like rights of the worker, whether employees of essential services should be adopt major essential services, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस, जैसे आपका एक बैंकिंग सेक्टर हो गया, एक एसेंशियल सर्विसेज होते हैं। जैसे आप कोरोना अभी आया था ना, तो उसमें कुछ ऐसे सेक्टर आपने सुना होगा कि वो कोरोना के टाइम पे भी उनके एम्प्लॉय जो थे काम कर रहे थे। ठीक है, वो घर बैठे नहीं होते, तो ये सब एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्ट्राइक को भैया इलीगल घोषित कर दिया, एज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू कंसीड द डिमांड ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर, अरेस्टेड मेनी ऑफ देयर लीडर एंड डिप्लॉयड टेरिटोरियल आर्मी। अपने खुद के मतलब कर्मचारी के लिए, रेलवे कर्मचारी के खिलाफ आर्मी को उतार दिया टू प्रोटेक्ट रेलवे ट्रैक्स। द स्ट्राइक हैड टू बी कॉल्ड ऑफ आफ्टर 20 days विदाउट एनी, मतलब सेटलमेंट हुआ ही नहीं, जबरदस्ती स्ट्राइक को कॉल ऑफ करना पड़ा। ठीक, ये थी उस समय देश की कंडीशन। आप सोच देखिए, सोच सकते हैं, मतलब अब समझते हैं जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैंने शुरुआत में बता दिया कि मेन यही चल रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती कि गवर्नमेंट जो है हमारी बात नहीं सुन रही, गलत काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रही है, ये कहती कि ये हमें जो है दबा रही है, हमें काम नहीं करने दे रही है। ठीक है, तो वो समझते हैं। So this was the also the period when the government and ruling party had many differences with the judiciary। ठीक, three constitution। तो do you remember the discussion about the long drawn conflict between the parliament and judiciary? हमने लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर मैंने पढ़ा नहीं, बट आपने क्लास 11 की बुक पढ़ के ही आए होगे, तभी ये बुक पढ़ रहे हो, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि थ्री कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैड इमर्ज। कैन द पार्लियामेंट अब्रीज फंडामेंटल राइट? द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कर सकते। सेकेंडली, कैन द पार्लियामेंट कंट्रोल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय मेकिंग एन अमेंडमेंट? अगेन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि पार्लियामेंट नहीं कर सकता, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करता इन सच अ मैनर दैट उनकी राइट क्या हो, कर्टेल हो जाए। तीसरी क्या क्या थी, द पार्लियामेंट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन सेइंग दैट इट कैन अब्रीज फंडा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं कर सकता, बट पार्लियामेंट ने कहा, अमेंड कर दिया, सेइंग दैट इट कैन अब्रीज फंडामेंटल राइट फॉर गिविंग effect to directive principle, but Supreme Court rejected the provision. This led to a crisis as far as the relation between the government and judiciary were concerned, right? So you may remember that this crisis culminated in the famous केशव नंदा भारती केस के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। मतलब भैया अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, अगर आपने ये नाम अभी तक नहीं पढ़ा ना, तो मतलब कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल पढ़ते हो भैया ये केस कहीं ना कहीं किसी किसी तरीके से आ ही जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप पढ़े होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, जो कभी हम अलग से पढ़ लेंगे, ये अपने में एक अलग टॉपिक हो जाएगा। ऑलराइट, so in this case the court gave a decision that there are some basic feature of constitution and parliament cannot amend this feature, मतलब ये था इसका। so ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, टू डेवलपमेंट फर्दर एडेड टू द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो हुआ क्या, इमीडिएटली आफ्टर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन केशव नंदा भारती केस में, और वैकेंसी अरोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, मतलब वैकेंसी अरोज हो गया। अब हुआ क्या, पहले से प्रैक्टिस चलता था
कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज रहता था ना, उसको क्या किया जाता था, चीफ जस्टिस ऑफ सीजीआई बनाया जाता था इंडिया का। ठीक है, ये कहानी चलती थी, पहला एक प्रैक्टिस था। बट 1973 में हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सीनियरिटी वाले फंडे को किनारे कर दिया ऑफ 3 जजेस एंड अपॉइंटेड जस्टिस एएन रे एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब जब प्रैक्टिस को चल रही हो और कोई अलग काम कर देना, तो द अपॉइंटमेंट बिकम व्हाट पॉलिटिकली कंट्रोवर्शियल बिकॉज ऑल द 3 जजेस हु वेर सुपरसीडेड हैड गिवन रूलिंग अगेंस्ट द स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट, यानी जिनको सीजीआई बनने का मतलब एलिजिबिलिटी का एक प्रैक्टिस चल रहा था, ठीक है, वो क्या थे, उन तीनों जजेस जो सीनियरिटी में मोस्ट थे, उन तीनों ने स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या थी, रूलिंग दी थी। तो इस वजह से पॉलिटिकली कंट्रोवर्सी में आई कि आपने इनको ना बना के सीजीआई किसी और एक अलग इंसान को सीजीआई बना दिया, जो कि पहले से प्रैक्टिस में चल रहा था, उसको ना फॉलो करके। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वेयर गेटिंग मिक्स्ड अप रैपिडली। People close to the PM started talking of the need for a judiciary and bureaucracy committed to the vision of executive and legislature. ठीक है, so the climax of confrontation was of the course ruling of the High Court declaring Indira Gandhi election invalid। ये क्या कहानी थी, तो इसको जो है हम डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी में समझेंगे, दैट इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक जितना हमने पढ़ा बैकग्राउंड ऑफ इमरजेंसी में, जिसमें हमने 3 देखा, एक तो था आपका इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, एक बिहार गुजरात मूवमेंट, और एक आपका ये कॉन्फ्लिक्ट विद जुडिशरी, ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।